Hello students, how are you all? Welcome to CP classes. I hope you all are doing good. So today we'll be doing our previous year question of NTSC and some numericals of chapter motion. So I hope you all are prepared with the concept of the motion. So without wasting time, फटाफट से जल्दी जल्दी अपनी पेन कॉपी निकाल लो. आज सारे क्वेश्चन खुद ही आपने करने क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है. सो यू विल बी डूइंग ऑल द न्यूमेरिकल्स जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एंड आई एश्योर यू फॉर योर सिलेक्शन 100%. सो ओके लेट्स स्टार्ट. नाउ यू ऑल आर अवेयर ऑफ द एग्ज़ाम दिस NTSC, और जो नहीं जानता इसके लिए वो इसकी स्पेशल वीडियो देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज़ दैट a particle moves along with the path as shown in the figure and the time taken during the journey is the 2 seconds and find the average speed and average velocity in the given solution. तो अब आप इस क्वेश्चन को देखें, वीडियो पॉज करें और इसके बाद अपने हिसाब से आप खुद ही सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कह रहा है तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है और आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. तो वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए. सो आई होप आपने खुद से इसको ट्राई करा होगा. चलिए अब अपना आंसर मैच कर लीजिए. जो यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस दे रखी है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर इतना गया है और यहाँ से 8 सेंटीमीटर गया. तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू AB प्लस BC. अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. AB प्लस BC की वैल्यू 6 + 8 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट ये तो हो गया, हमने सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालने में दो चीज़ें निकालनी है, एक एवरेज स्पीड और दूसरा एवरेज वेलोसिटी. तो जब हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो जितनी उसने डिस्टेंस कवर करी है अपॉन टोटल टाइम एंड द टोटल टाइम गिवन इज द 2 सेकेंड. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख ले सकते हैं 14/2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और जैसा कि यहाँ पे CGS यूनिट का यूज़ किया गया है तो हम भी यहाँ पे CGS यूनिट में ही रख रहे हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब हमें निकालना है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी निकालने की सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो सबसे ज़्यादा A से लेके C तक के डिस्टेंस में है. तो AC इज इक्वल्स टू √AB² प्लस BC². पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट AB की 6² प्लस 8². और ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा हमारे पास 6 6 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू √100 दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो अगर जब हम निकालते हैं इसका एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 10/2 इज इक्वल्स टू द आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग ने भी कुछ इसी तरीके से किया. बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये हमारे पास. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा है क्योंकि वो अपनी क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. ठीक है, तो हेयर एवरेज स्पीड इज़ ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी. नाउ the second question is that a person traveling on a straight road moves with a uniform velocity v1 for the some time t and with uniform velocity v2 for the next equal time. So what is the uniform average velocity? So you have to find again here the average velocity. So now let's see again किसे किसे कहना है. पहले सबसे पहले आप इसका वीडियो पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, फिर बाद में अपना आंसर चेक करें कि किस तरीके से आपने अपना आंसर सही किया या नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना न्यूमेरिकल्स के आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट बाय योर सेल्फ, देन चेक योर आंसर. येस, डू इट. तो मेरे ख्याल से आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा. आप चेक करें कि आपने क्या लिखा है इसमें. ठीक है, तो नाउ लेट, सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइम को मान लेना है कि लेट T बी द टाइम. इस तरीके से आपका ये कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपने फाउंडेशन कोर्स के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपके स्कूल्स में आते हैं. लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक है तो आप उसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमें NTSC में इतना टाइम नहीं होता है कि हमें सब लेट वेट करें, अपने दिमाग में हमें कैलकुलेशंस करनी होती है. बट मैं अभी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ. अगर आपको आता है तो आप अपना आंसर फटाफट से निकाल के वैसे भी चेक कर सकते हैं. तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v1t प्लस v2t
और जब हम टोटल टाइम के बारे में बात करेंगे तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 2t, क्योंकि t प्लस टी जो हो जाएगा सेम इक्वल टाइम है यहाँ पे, तो t1 प्लस t2 जो होगा सेम होगा, दैट विल बी 2t। नाउ एवरेज वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली अपनी वैल्यूज़ को जब पुट कर लेते हैं, सो वी गेट यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की वैल्यू v1t प्लस v2t अपॉन टोटल टाइम के लिए जब बात करते हैं तो 2t। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टी कॉमन कर से v1 प्लस v2 अपॉन 2 विल बी द आंसर। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको कॉमन कर दिया है और t से t विल बी कैंसिल, तो v एवरेज विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2। सो दिस इज द आंसर। Now see the third question. The person traveling on a straight line moves with a uniform velocity v1 for distance x with a uniform velocity v2 for the next equal distance. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी डिस्टेंस दे रखी है x डिस्टेंस एंड वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको पहला नहीं हुआ होगा तो अब ये वाला बहुत जल्दी ही होने वाला है, तो इसलिए फिर से वीडियो पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की एक बार प्रैक्टिस करें फटाफट से। चलिए जल्दी जल्दी, तो आपका आंसर आ गया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले केस में यहाँ पे अब हम वही सब पोजीशन वही रहेंगे हमारे, बस यहाँ पे मैं डिस्टेंस दिया तो d विल बी इक्वल टू x। ठीक है, और जब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v1। ठीक है, और टाइम विल बी कितना हो जाएगा उसके लिए, t हो जाएगा, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू, इसमें जो हमने t की वैल्यू निकाली तो x अपॉन v1 डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में रखा। अब दूसरे केस में फिर से वही कि डिस्टेंस इक्वल है, तो d विल बी इक्वल टू d2 विल बी इक्वल टू x एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v2। और यहाँ पे फिर से वही टाइम टेकन जब हम निकालते हैं तो टाइम टेकन विल बी अगेन इक्वल टू x ओवर v2। अब हमें यहाँ पे निकालनी है आपके पास एवरेज वेलोसिटी के बारे में। जब हम बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम हमें पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x प्लस x विल बी इक्वल टू 2x। अब इसी तरीके से हम टाइम को भी ऐड कर लेते हैं, तो टोटल टाइम इक्वल टू x ओवर v1 प्लस x ओवर v2। अब हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे अपने एवरेज वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि मैं फ़िलहाल अभी आपको पूरे प्रॉपर तरीके से बताने वाली हूँ चीज़ें कैसे कैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट अपना आंसर भी अभी तक आपका आ ही गया होगा। ठीक है, फिर वैल्यू पुट करिए, x कॉमन करा तो आंसर विल बी x 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2, x से x विल बी कैंसिल, और जब आप v एवरेज इक्वल्स टू लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 ओवर 1 अपॉन v1 प्लस 1 ओवर v2। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे इसको पूरा लिख रहे हैं 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। नाउ ऑन सॉल्विंग, तो जो इसका कंप्लीट आंसर रहेगा इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें कंप्लीट मिल रहा है दैट विल बी 2 ओवर v एवरेज इज इक्वल्स टू 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। अब मेरे ख्याल से सारे को आंसर आता होगा, तो फटाफट सारे के सारे इसको आंसर करिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी यही होती है, और वेलोसिटी के बारे में जब बात करते हैं वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप इसको याद रखें कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें से कौन सी आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फटाफट से बताइए। रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट। सो द आंसर विल बी, कौन सी इनमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, द रिटार्डेशन। ठीक है, तो जब हम रिटार्डेशन के बारे में बात करते हैं तो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। See now the next question is that a car covers a distance of 2 km in 2.5 minutes. So it covers half of the distance with speed 40 km and the rest distance. तो half distance कह रहा है
तो यानी कि जब हम बात करते हैं तो D1 जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा और D2 विल बी 1 किलोमीटर। हमने हाफ को दोनों को 2 को 1 1 में डिवाइड कर दिया। और जो ये आपका टाइम 2 किलोमीटर्स के लिए इन्होंने टाइम दे रखा है 2.5 मिनट जो आपको दिया हुआ है। इस 2.5 मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2.5/60। डायरेक्टली आप इसको आर में आपने कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं 2 किलोमीटर के लिए स्पीड जब आप निकालेंगे तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2 है और टाइम कितना हो गया 2.5/60। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 120/2.5 और ये किस में आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया टोटल। ठीक है, टोटल दिस इज़ द टोटल स्पीड। अब जब हम बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो जब वो पहले किलोमीटर में चला है तो उसके लिए कितना चला है बोल रखा है आपसे 40 किलोमीटर पर आवर। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है उसकी स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ से T1 निकालते हैं तो T1 विल बी इक्वल टू 1/40 आवर। हमें सब कुछ दे रखा है तो T1 विल बी 1/40 आवर। अब नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए जब हम बात करते हैं, जो रेस्ट वाला है, रेस्ट 1 किलोमीटर हमें दे रखा है, तो इसके लिए जब आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5/60 है ना, माइनस 1/40। तो इससे हमें पता चल जाएगा कितना आर हो गया 1/60 आर। हमारे पास इसका सॉल्व करके आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब जब हम स्पीड के बारे में बात करते हैं तो स्पीड के लिए जब हम निकाल रहे हैं तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज़ 1 किलोमीटर है और टाइम जो ये ले रहा है 1/60। तो दैट मीन्स इसका आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर द रेस्ट डिस्टेंस इट विल कवर विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। ठीक है, आप लोग वीडियोज़ को क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपना आंसर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं आता है उसके बाद आप देखिए कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया, किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। बट आप सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस करें क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर इज क्रॉसिंग अ ब्रिज 200 मीटर इन लेंथ। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड जो हमें दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज इज 24 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 मिनट्स और 10 सेकेंड। तो अब आप इसको फिर से अपना वीडियो पॉज कीजिए और खुद से एक बार सॉल्व करिए। आपके लिए हिंट है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो ट्रेन की लेंथ है वो क्या है आपके पास 100 मीटर है और वो जो ब्रिज का लेंथ है वो कितना है आपके पास 200 मीटर है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक हिंट है। अगर आप इसे देखें कि क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचें और खुद से एक बार प्रैक्टिस करें कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते। आई होप आपने किया होगा। तो लेट्स सी कि आपने किस तरीके से किया हुआ है अपना आंसर। तो यहाँ पे हमें जो स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू हमें कितनी देर के 72 किलोमीटर पर आवर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है तो हमने यहाँ पर से इसको उतार दिया है। ठीक है, और अब देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। डिस्टेंस मैंने आपको हिंट दिया था कि 100 मीटर का वो है और इतना वो है, तो यानी कि कितना है इसका डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर वो कवर कर रहा है। और जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है दैट इज़ 100 मीटर, 100 किलोमीटर, अच्छा मीटर में दिया हुआ है ना हमें, तो दिस विल बी 100 मीटर। ठीक है, और इसको हमने चेंज कर दिया 72 किलोमीटर पर आवर को, दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर से पर आवर में आपको चेंज करना आता होगा। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 200 प्लस 100, दिस विल बी इक्वल टू 300 किलोमीटर। और सॉरी अरे स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो उसमें आ रही हैं तो हम इसको कट कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू मीटर। ठीक है, ये क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट्स का ही ध्यान है, बट यहाँ पे हमें मीटर में दिया है तो ठीक है, अभी हम मीटर में ही काम करें। सब चीज़ हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस इन 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू 20 मीटर। और आपका यहाँ से अगर हम अब टाइम टेकन के बारे में बात करें तो टाइम टेकन टू कवर 300 मीटर। ठीक है, तो 300 मीटर को कवर करने में जितना टाइम लेगा तो 300/20, तो इससे हमारे पास आ गया 15 सेकेंड्स। तो जो टोटल टाइम हमारे पास आपका लग रहा है वो है 15 सेकेंड का आएगा। अब यहाँ पे आप इसको मार्क कर दीजिए, द टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग figure shows the velocity time graph for a moving object
द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब आपके ग्राफिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, तो उसकी वीडियो को आप पॉज करें और फिर खुद से एक बार सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो ही चुके हैं, तो बस आपको निकालना है एक्सेलरेशन। आपको पता है एक्सेलरेशन पता होने के लिए आपको वी पता होना चाहिए, यू पता होना चाहिए एंड टी आपको मालूम होना चाहिए। जब आपको ये 3 क्वांटिटीज़ पता है तो आप इजीली अपना एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और आपको इसमें पूछा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और आप इसमें देखिए सबसे पहले देखो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है, देन गो फॉर द आंसर। यस स्टार्ट। तो मेरे ख्याल से वो आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, अपना आंसर आपका आ गया होगा। नहीं आया है तो अब देखिए कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। सबसे ज़्यादा आपका एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम है, आप देख पा रहे हैं कि सी पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है सी, और आपको बताया था कि ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी होता है। तो यहाँ पे हमें वी दे रखा है, आपको देखें कि सी के लिए यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है आपके पास 60 है, और इसके लिए जो इसका इनिशियल होगा वो 20, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे तक जा रहा है, और टाइम पीरियड इसका 40 से 30 के बीच में। तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ रखेंगे, आपको स्लोप की वैल्यू निकल के आएगी 60 माइनस 20 इक्वल टू 40 अपॉन 10। तो आपका आंसर विल बी इक्वल टू ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ईजी होते हैं ग्राफ के क्वेश्चन, बस अपना कॉन्सेप्ट आपके माइंड पे क्लियर होना चाहिए किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो करेक्ट आंसर विल बी। सो नाउ moving to the next question is that the adjoining curve represent the velocity time graph of a particle. Its acceleration values along OA, AB and BC in meter per second square respectively are. तो you have to find out the acceleration की वैल्यू हर पॉइंट पे कि किस पॉइंट पे कितनी है। जैसे आपको यहाँ पे पूछा है OA से, फिर AB से, फिर BC पे, तो इसकी हर एक पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो निकालें इसको, फिर से वीडियो पॉज करें। एक्सेलरेशन पूछा है, देखो कुछ नहीं होता फिजिक्स में, न्यूमेरिकल इतने टफ नहीं होते जितने हम लोग बना लेते हैं। तो आपसे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है, तो आपको यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड करनी है, u फाइंड करना है और t फाइंड करना है। अगर जहाँ पे आपको ये 3 चीज़ के बारे में मालूम पड़ गया कि आपको किस तरीके से ग्राफ में से उठाना है, ये मीटर पर सेकेंड है तो ये v है, और ये टाइम t का ग्राफ है। v और t के ग्राफ हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, नहीं पढ़े एक बार या फिर से वीडियो उसको देख लें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, ठीक है। तो चलिए एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर देखिए कि किस तरीके से आपने अपना आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है। तो आई होप आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। तो देखें हमें यहाँ पे 3 केसेस दे रखे हैं। तो एक्सेलरेशन अलोंग OA, ठीक है। सबसे पहला केस हम इसको मान लेते हैं, ये O और A से लेकर के कितना इसका एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड और t हमें दे रखा है, तो उस हिसाब से हम अपना v और u डिसाइड करके v माइनस यू ओवर टी। तो यहाँ पे देखो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 है, 10 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0 विल बी इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस हो गया जो आपको OA के अलॉन्ग निकालना है। ऐसे ही अब हम यहाँ पे निकालेंगे AB के अलॉन्ग। तो अलॉन्ग AB फिर से वही हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। AB में देखो कि ये कांस्टेंट जा रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट पे एक्सेलरेशन भी इक्वल टू 0। तीसरा अब हमने यहाँ पे निकालना है BC के अलॉन्ग BC। तो जब आप BC के अलॉन्ग निकाल रहे हैं तो दिस आंसर विल बी किस तरीके से आ रहा है, और नीचे की तरफ को आ रहा है, रिटार्ड कर रही है यहाँ पे हमारी बॉडी, क्योंकि अभी तक एक्सेलरेशन A पे तक ज़्यादा गया, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, उसके बाद B से नीचे की तरफ को आपकी गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन है, आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 10 माइनस वही आपका 0 ही आएगा यहाँ पे v माइनस यू, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो आपका आना है वो हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो जब हम इससे बात करें तो देखो वो गाड़ी आपकी B पॉइंट से चल के C पॉइंट पे आ रही है, तो जिसका U होगा वो होगा आपका 10 हो जाएगा, और जो C के लिए वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ आप इसमें v माइनस यू पे अपनी वैल्यू पुट कर लें। तो मैंने आपको बोला कि जो इसका v है वो 0 हो गया, और यहाँ पे u जो होगा 10 हो जाएगा, और जो टाइम है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे 40 माइनस 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ गया 40 माइनस 0, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास आंसर जो आएगा वो 1/4 आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर विल बी इक्वल टू माइनस 0.5। तो यानी कि फर्स्ट केस में आंसर जो है हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे माइनस 0.5। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट, ओके। सो दिस इज़ द आंसर। इसी तरीके से आप बहुत सारे ग्राफ्स की और भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत डिफरेंट आंसर आपको देखने को भी मिलेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी मिलते हैं, है ना। तो हम जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ व्हील ऑफ साइकिल हैज़ अ डायमीटर
2 मीटर, इसका जो पूरा डायमीटर है इस व्हील का दैट इज 2 मीटर. इफ द व्हील हैज़ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द साइकिल. तो आपको यहाँ पे जो निकालनी है इसकी स्पीड निकालनी है. ठीक है, तो इसके लिए आपको एक हिंट दे दी जाए कि जो इसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू आर ऑफ ओमेगा. ठीक है, तो अब इसको फिर से आप अपनी वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बारी ट्राई करें कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर लिया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा. चलिए देखते हैं. यहाँ पे हमें दे रखा है एक व्हील दे रखा है साइकिल का जिसकी जो डायमीटर है वो हमारे पास 2 मीटर है और उसकी एंगुलर स्पीड दे रखी है. दैट मीन्स हमें यहाँ पे अगर जब एंगुलर स्पीड के बारे में बात करता है तो यहाँ पे वो आपको ओमेगा के बारे में बात कर रहा है. तो लिखते हैं हम सिंस v इज इक्वल्स टू आर ऑफ ओमेगा. तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिखा r की वैल्यू हमें यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 2, तो 2/2 दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो अब हमारे पास यहाँ पे एंगुलर स्पीड दे रखी है. तो ये एंगुलर स्पीड जो है हमारे पास 10 रेडियन पर सेकेंड है. तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे से ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकेंड. अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप सीधा वैल्यू पुट करें अपना आंसर निकालें. तो v विल बी इक्वल टू 1 into 10 दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द answer. Now the next question 13. The ratio of magnitude of displacement to the distance is always. ठीक है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है या फिर इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 1. तो जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है, एक इसका इनिशियल पॉइंट होगा और दूसरा इसका फाइनल पॉइंट होगा एंड दिस कुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो. लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की तो वो सिर्फ पॉजिटिव और ज़ीरो ही होती है. और जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1. तो इसका आंसर हो जाएगा जो रेशियो आप बता रहे हैं दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1. ओके, so now moving to the next question is that the ratio of heights from which two bodies are dropped is 3:5 respectively. So find out the ratio of their final velocity. ठीक है, हमें निकालना है उसकी फाइनल वेलोसिटी का जो रेशियो होगा यानी कि v1 ओवर v2. अब एक बार से आप फिर से इसको पॉज करें और खुद से एक बार अपना आंसर निकालने की कोशिश करें. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने अपना आंसर कर लिया होगा. चलो देखते हैं कि आपका आंसर सही है गलत है. तो यहाँ पे हमें दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी, हमें रेशियो निकालना है उसकी फाइनल वेलोसिटी का. तो हमने इनिशियल वेलोसिटी लेट कंसीडर है आपकी u क्योंकि उसका जो ड्रॉप किया गया है तो इनिशियली इट विल बी 0. और हमारे पास इक्वेशन है यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs. तो यहाँ से हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाली दैट विल बी, क्योंकि u तो आपका 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2gs और v इज इक्वल्स टू √2gs. अब यहाँ से v1 इसी के रिस्पेक्ट में हम v1 और v2 के बारे में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2gs1 अपॉन √2gs2 सेम वैल्यूज. तो ये से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया √s1 ओवर √s2. तो जब हम इसमें √s1 और s2 की वैल्यू रखते हैं हमें ऑलरेडी दे रखी है द रेशियो ऑफ हाइट. ठीक है, तो हो जाएगा 3:5. ठीक है, तो v1 ओवर v2 इज इक्वल टू √3:5. तो दिस विल बी करेक्ट आंसर. So now moving to the next, that is 15th question. An ant moves from one corner of hall to the diagonally opposite corner and the dimension of the floor of hall are 8 meter by 6 meter. Then the displacement of the ant is. मेरे ख्याल से सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का यही है. ठीक है, एक बार पढ़े इसे खुद से और फिर एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं करना, हमें आपकी दे रखी है डायमेंशंस दे रखी है 8 मीटर बाय 6 मीटर. आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि आंट ने कितना ट्रेवल किया, 14 मीटर, 10 मीटर, 28 मीटर और 2 मीटर. तो सी अभी आंट क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है. ठीक है, तो जैसे मूव कर रही है तो अब इसका डायमेंशन दे रखी फ्लोर की, रन में लेंथ बाय हाइट दे रखा है तो इस 8 मीटर एंड 6 मीटर. हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू शॉर्टेस्ट पाथ होता है. जब भी हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे हमें पूछा गया है. तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है दैट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. और यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है आपका ये है और फाइनल पॉइंट ये है. तो इनिशियल ए से ले के बी तक की कितनी डिस्टेंस है, तो दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपका डायरेक्टली यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, वैल्यू रखे तो इसका आंसर आ जाएगा √100 दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर.
तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर। करेक्ट आंसर इज 10 मीटर। So now the next question is this, that an athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds, then the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds will be 0, 2r, r या फिर 7r। सी हमसे बोल रहा गया है इसमें आपको कि कितना कवर करेगा, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 1 राउंड जब ये कंप्लीट करता है तो 1 राउंड कंप्लीट्स में कितना हो जाएगा हमारे पास इसका 40 सेकंड में, दैट इज 2 पाई आर। एक राउंड मतलब कंप्लीट करेगा तो एक पूरा सर्कल और उसका सर्कमफेरेंस दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। और इसका टाइम जो हमें दे रखा है वो आ जाएगा आपका टोटल 2 मिनट 20 सेकंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 120 सेकंड। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, सॉरी 140 सेकंड। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है तो अब देखें कितना वो राउंड, पहले हमें राउंड के बारे में बताना चाहिए कितना राउंड वो इतने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। तो 3.5 राउंड उसके पूरे इतने टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो ही कंप्लीटेड 3.5 राउंड। तो दैट मीन्स जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3.5 रिवॉल्यूशन का जो टोटल इसमें डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा आपका 2r। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है आपका एक में उसका r हो गया तो और 3.5 राउंड है तो उसका आ जाएगा। Now moving to the next question, that is 17th. The displacement time graph of two particles are shown in the figure. Then the ratio of the velocity of A to B is. तो इसमें हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको दिखा रखा है कि कितना आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ए से लेके बी में हमें यहाँ पे इसके वेलोसिटी के बारे में बताना है। तो फिर एक बार सोचें अपने हिसाब से और देखें कि इसमें किसका रेशियो कितना आ रहा है। तो जब आपने क्लास पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, दैट गिव अस द वेलोसिटी। वो हमें वेलोसिटी देता है। तो आप इसका जब स्लोप निकालेंगे तो पहले हम वेलोसिटी ऑफ ए जब आप निकाल रहे हैं तो वी ए इज इक्वल्स टू वट क्या हो जाएगा, वी ए विल बी इक्वल टू 1030, क्योंकि हम इसका भी स्लोप निकाल रहे हैं। फिर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरे वाले का जो स्लोप निकल के आएगा दैट वी बी विल बी इक्वल टू 1060। अब हमसे यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने बोला है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ए टू बी। तो हम यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, वी ए ओवर वी बी 1030 ओवर 1060। तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 1030 एंड 1060 वी गेट होल that is 1/3. So the ratio of VA to the VB is equals to VA to VB is equal to 1/3। तो इस तरीके से आपका आंसर निकाला। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप ऐसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत इजी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Now the next question is that the two objects moving along the same straight line are leaving at point A with an acceleration a, 2a and initial velocity is 2u, u at the time t equals to 0, and the distance moved by the object with respect to the point A when one object initially behind the other overtakes the other is। तो पहला ऑप्शन है 2u square over a, 4u square over a, 8u square over a, 6u square over a। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। दो ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग उनकी इनिशियल वेलोसिटी, अलग अलग इसमें कंडीशंस आपकी बनेंगी। एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर देखिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो लेट द वन ऑब्जेक्ट ओवरटेक्स, हम मान, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे दे रखा है कि ओवरटेक कर रहा है, तो यहाँ पे हमने लेट कर दिया कि लेट द वन ऑब्जेक्ट ओवरटेक्स द अदर आफ्टर टाइम टी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सपोजिशन था हमारा। अब अपना आंसर तुरंत फटाफट जब आपको बोल रही हूँ तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये स्टेप्स तो आपके अपनी क्लासेस में हेल्प करेंगे किस तरीके से आपने अपने आंसर्स को सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, बाकी आप इसको फटाफट से अगर आपको आता है आप जल्दी जल्दी खुद से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, हमें यहाँ पे दे रखी है आपको इनिशियली वेलोसिटी, हर उसकी अलग अलग दे रखी है। एक्सेलरेशन ए है और 2a है, मतलब फर्स्ट वाले का a है, दूसरे वाले का 2a है। तो इसी तरीके से पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ऑलरेडी हमको दे रखी है कि 2u हमें माननी है, तो 2u हमने ले ली। अब यहाँ पे हम s1 लिखते हैं, s1 इज इक्वल्स टू
दिस इज S1 इज इक्वल्स टू 2ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, हमने वहाँ पे उसकी वैल्यू रख दी क्योंकि हमारे पास S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर होता है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस व्हेन इनिशियल, अब यहाँ पे हमने इनिशियल चेंज कर दिए हैं, उसके इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड वाले के लिए क्या थी, u थी, तो u थी एंड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2a, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन इज 2a इन टाइम t, S2 इज इक्वल्स टू, फिर हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू रखी 2ut प्लस 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे 2 रख दिया था, ठीक है। तो इसको अब हम ऑन सॉल्विंग वी गेट ut प्लस AT स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से अब हम क्या करते हैं, अब हमें कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है कि टू ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आर लिविंग पॉइंट A एट एक्सेलरेशन A, ठीक। तो नाउ S1 इज इक्वल्स टू S2, अब हमें क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि साथ ही उनके डिस्टेंस जो चल रहे हैं बराबर चल रहे हैं, तो S1 इज इक्वल्स टू S2। अब हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमने इन दोनों की फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है जो हमारे पास आया, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने साथ साथ में रख दिया। सो वी गेट t इज इक्वल्स टू 2u ओवर a। तो इसका जो अब हमारे पास, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे अपनी, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ पे मानी हुई है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमने इसको पुट करा है। तो जैसे ही अब हम 2u ओवर a रखते हैं, तो t की जगह आपने रखा, इसको सॉल्व करके देखा, तो हमारे पास डिस्टेंस जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2u ओवर a हाफ a 2u ओवर a स्क्वायर। तो ऑन सॉल्विंग वी गेट S1 इज इक्वल्स टू 6u स्क्वायर ओवर a। सो दिस इज द आंसर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ओके। Now the next question is, what is the approximate diameter of human ear? 500 नैनोमीटर, 5000 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर और 50,000 नैनोमीटर। फटाफट से बताइए कि ह्यूमन ईयर की कितनी डायमीटर आपकी होती है। देन द डायमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर इज 50,000 नैनोमीटर, ये इसकी डायमीटर हो जाएगी, ओके। Now the next question is, tripling the speed of a motor car multiplies the distance needed for stopping it by, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मोटर कार की स्पीड जो है ट्रिपल कर दे रहे हैं, तो उससे कितना डिस्टेंस आपको चाहिए और कितने से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है, सिंस आप इसको पहले तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद जाके ही देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी स्पीड को हमने ट्रिपल कर दिया है, तो जब आप इसकी, जैसे ही अगर आपकी मोटर कार जब स्टॉप करती है, फॉर स्टॉपिंग इसमें बोल रहा है, तो यानी कि हमारे पास क्या होगा यहाँ पे जो v होगा, जब स्टॉप के बारे में बोलते हैं तो v इज इक्वल टू 0 होता है। तो ऑन सॉल्विंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 2s की बात करेंगे तो यहाँ से जब हम s की वैल्यू निकालते हैं तो s इज इक्वल टू u स्क्वायर ओवर 2a, ठीक है, वो भी माइनस का आ जाएगा, u स्क्वायर ओवर 2a जो आता है आपका। तो इससे हम ये देख पा रहे हैं कि जो s है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, जब हमने भी यहाँ पे निकाला, जब आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और हमारे पास जो आया है s इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर ओवर 2a हमारे पास वैल्यू आई थी। तो इससे हम ये देख पा रहे हैं कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू हमने बता दी। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू हो जाती हैं, सपोज एक s डैश मान लेते हैं, एक हम s मान सकते हैं उसको। तो दिस कुड बी इक्वल टू, अगर u का स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी है तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को आप इस तरीके से तो खोल ही सकते हैं, u डैश ओवर u, इसका होल स्क्वायर जब हम कर दें, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो आपका जो नई वाली वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ u, मतलब क्योंकि हमने ट्रिपल कर दिया उसकी स्पीड। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू, जब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं s डैश ओवर s में u डैश ओवर u के होल स्क्वायर, इस पर जो आपने ये लिखा था, इसके जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो u डैश की वैल्यू जो है 3u के बराबर है, तो 3u ओवर u, और जब ऑन सॉल्विंग वी गेट कि s डैश इज इक्वल्स टू 9 ऑफ s, ठीक है, क्योंकि u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो आंसर विल बी s स्क्वायर बाय 9। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 9 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम क्या निकाल सके, उसकी डिस्टेंस को निकाल सके। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द प्रीफिक्स ऑफ द फैक्टर 10 टू द पावर माइनस 18 इज। तो 10 टू द पावर माइनस 18 जो फैक्टर है वो क्या, इसको आप इसके प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं, एटॉमिक, ऑटो, अट्टो और एंटी। तो देखिए जब आपने डायमेंशंस पढ़ी होंगी तो आपने इसमें ये चीज़ें भी पढ़ी होंगी, तो देखो कि इसमें से क्या बोलते हैं, फटाफट से आंसर करिए, जल्दी जल्दी, बहुत ईजी सा है।
तो हाँ, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अट्टो, दैट इज़ द 10⁻−18 को हम एटो बोलते हैं यहाँ पे। तो आप इसको प्रीफिक्स आपको आने चाहिए, 10⁻10 को जैसे हम एंगस्ट्रॉम बोलते हैं उस तरीके से आते आते 10⁻−18 इज नोन एज अट्टो। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ कार ट्रेवल्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 km/h for 15 minutes and then quickly speeds up to 50 km/h to be maintained for 30 minutes, then its average speed in km/h would be। तो ऑप्शन 1 43.3 km/h, 40 km/h, 45 km/h और 50 km/h। तो आप इसको फिर से वही करिए, अपनी वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार सॉल्व करें, फिर उसके बाद देखें कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 km/h फॉर 15 मिनट इज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दे रखा है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार देखते हैं कि कितनी कर रखी है उसने। डायरेक्ट आप यहाँ पे 30 किलोमीटर हमें दे रखा है, इस 30 km/h को विल बी चेंजिंग इनटू, अच्छा नो विल नॉट बी चेंजिंग, इसको हम यहाँ से अपनी डिस्टेंस निकालेंगे। दैट मीन्स S1 विल बी इक्वल टू 15/60R इंटू 30 km/h। दिस विल बी इक्वल टू 15/2 किलोमीटर। और इसी तरीके से एंड जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा 50 km/h की स्पीड से फॉर 30 मिनट, तो यहाँ पे हमने 30 को भी फिर चेंज करके अपनी S2 डिस्टेंस को हम निकालते हैं। तो 50 × 30/60 दैट विल बी इक्वल टू 25 किलोमीटर आप लिखें, या 50/2 किलोमीटर, जो भी आपको सही लगता है अपना कैलकुलेशन ईजी करने के लिए वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सेम आ रहा है, तो मेरे ख्याल से लास्ट में हमें डिस्टेंस ऐड ही करनी है, तो मैं अभी इसको ऐसे ही लिख रही हूँ। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं वी गेट 15/2 + 50/2 इज इक्वल्स टू 65 km/h। और यहाँ पर से हम इसका टोटल टाइम निकालेंगे, तो देन टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, तो टी यहाँ पे हमें 15 मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट नेक्स्ट वाले के लिए है, तो इसको जब आप कर रहे हैं तो आर में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे। ऑन एडिंग वी गेट 15/60 जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/2, और दोनों को ऐड करते हैं तो वी विल गेट 3/4, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालना था इसमें आपका मेन एवरेज स्पीड निकालनी है कार की km/h में ही। तो वी एवरेज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फिर यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वी गेट 260/6 हमें यहाँ पे मिलेगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं 260/6 km/h दैट विल बी इक्वल टू 43.33 km/h। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर है वो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन 43.3 km/h। तो अब यहाँ आप टिक कर दीजिए अपना आंसर को 43.3 km/h। Now the next question is, a bullet fired into wall loses half of its initial speed after entering through 1 centimeter into the wall. How far further can it move before coming to the rest? 4 ऑप्शन फिर से दिए हुए हैं, फटाफट से आप इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो अब आपका आंसर कुछ आया होगा इसमें। तो देखो जो उसकी इनिशियल स्पीड है हम बुलेट की वो u मान लेंगे, तो लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट बी u। और उसके बाद जब ये 1 सेंटीमीटर वॉल से जब पास कर रही है तो उसकी स्पीड जो जा रही है हाफ के बारे में वो बात कर रहा है। तो इनिशियल स्पीड का जब हाफ हो जा रहा है तो आफ्टर पासिंग थ्रू द वॉल, आप यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे जो इसकी स्पीड है दैट विल बी इक्वल टू u/2। तो ये फाइनल स्पीड इसकी हो जाएगी v इक्वल्स टू u/2। और हमको पता है यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v² इक्वल्स टू u² + 2as। और यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, तो v की जगह हमारे पास है u/2, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उसकी वैल्यू रख रहे हैं u/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u² + 2as। तो ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है, और जब हम इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलती है -3/8 u²। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आ गया है। तो अगर अब बुलेट और मूव करती है x डिस्टेंस तक रेस्ट में आने से पहले, तो यहाँ पे जो u हो जाएगा वो उसका हाफ हो जाएगा, और v जो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट पे आ रहा है, तो डिस्टेंस हमने यहाँ पे x माना है बिफोर कमिंग टू रेस्ट।
ठीक है, तो ये हमारी कंसिडरेशन है x मानने की। उसके बाद जो इसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी वो दैट विल बी इक्वल टू u/2, ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, और जो एक्सेलरेशन है दैट अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला -3/8 u² और x जो हो गई आपकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। फिर से हम उसको सेम उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v² - u² इज इक्वल टू 2as, और यहाँ पे से जब हम इसकी वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं कि 0 जो अभी हमने मानी है सारी वैल्यू पुट करने के बाद u को हमने u/2 माना है, तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2a इंटू x हो जाएगा। a की जगह हमने जो वैल्यू निकाली है वो रखेंगे और s की जगह आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वी गेट x इज इक्वल्स टू 1/3 सेंटीमीटर। तो द करेक्ट आंसर इज 1/3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर 2। तो जब हम यहाँ पे से देख रहे हैं कि इन चार ऑप्शन में से जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। Now moving to the next, that is 24th question. A car travels at a speed of 80 km per hour during the first half of its running time and at 40 km per hour during the other half. Then the average speed of the car is 50 km per hour, 75 km per hour, 60 km per hour और 40 km per hour। तो फिर से आप अपना वीडियो को पूरा पॉज करें और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि अब आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपके एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, वही डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट है। तो फॉर्मूला हर जगह आपको सेम मिल रहा है, बस ये है कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको कैसे आप अपने न्यूमेरिकल से दिखा सकते हैं कि आपको कितना आता है, वो आपको इसी चीज़ों से पता चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, फिर देखें कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो चलिए देखते हैं। अभी हमसे बोल रहा है कि इसमें इतना चला है, तो लेट द रनिंग टाइम ऑफ द कार बी, जितना भी है उसका, ठीक है। तो यहाँ से हमने S1 ले लिया है, आपका पहली स्पीड हमें दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, जब आपका फर्स्ट हाफ चल रहा है तो 80 किलोमीटर आवर को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया है, टाइम t हाफ है तो 40t किलोमीटर हमारे पास आ गया। पहली डिस्टेंस हमें मिल गई है यहाँ पर से 40t किलोमीटर, और उसके बाद दूसरी डिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू 40 इंटू t/2, क्योंकि फिर हाफ है उसका 40 किलोमीटर पर आवर हमें दिया हुआ है अदर हाफ में, और तो ये हो गया 20t किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 40t प्लस 20t विल बी इक्वल टू 60t किलोमीटर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस के बारे में हमें आ गया है, और तो अब हम यहाँ से इजीली अपनी एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा। वही सेम फॉर्मूला है, बस जहाँ पे आपको एवरेज स्पीड पूछ दिया है तो इसका मतलब आपको पहले डिस्टेंस चेक करनी है, फिर टाइम इतना निकालना है। तो ये हमने रखा टोटल टाइम t, तो दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट टू एक्सप्रेस। किस किस को इसमें से एक्सप्रेस कर सकते हो आप एंगस्ट्रॉम का यूज़ करके? लेंथ को, मास को, टाइम को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अभी मैंने एंगस्ट्रॉम के बारे में थोड़ी देर पहले ही बात करी थी। तो एंगस्ट्रॉम किसके लिए यूज़ किया जाता है, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। सो येस, इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ, ठीक है। आप कभी भी लेंथ को जब भी मेजर करते हो तो ये सारी यूनिट जो होती हैं आपकी लेंथ को ही मेजर करती है, ठीक है। मास के लिए हुई ग्राम, किलोग्राम वगैरह जाता है, टाइम के लिए सेकेंड्स, ठीक है। नन ऑफ दिस तो क्या कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर इज द लेंथ, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस। अ मैन वॉक्स 8 मीटर towards east, then 6 meter towards north, then find the magnitude of its displacement will be 10 मीटर, 14 मीटर, 3.2 मीटर और 0। तो इसको एक बार खुद से ट्राई करें कि कितना आपको इसकी डायरेक्शन का इसमें पता होना चाहिए। तो जब आप बात करते हैं इसमें डायरेक्शंस आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए इसके डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी से तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ईस्ट के बारे में बात करो तो ईस्ट ये हो गया आपका, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो आपसे क्या बोल रहा है कि 8 मीटर ईस्ट की तरफ को जा रहा है, यानी ये आपका 8 मीटर हो गया। और फिर उसके बाद कहाँ की तरफ को जा रहा है, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ को जा रहा है, यानी कि 6 मीटर जो जा रहा है वो नॉर्थ की तरफ को जा रहा है। तो प्रॉपर डायग्राम अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास कि 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, और उसके बाद यहाँ पर से आपका जा रहा है बी की तरफ को, नॉर्थ की तरफ को, तो 6 मीटर। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो डिस्प्लेसमेंट इन द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच फ्रॉम ए से लेके सी तक का। तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट अपने पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ से आपको ए सी की वैल्यू मिल जाएगी, क्या हो जाएगी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा 100, √100 का आंसर विल बी इक्वल टू 10 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर।
तो ये हो गया आपका 26 वाला क्वेश्चन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेज 1 में बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ही ज़्यादा हल्के से क्वेश्चन आ गए। एवरेज क्वेश्चन रहेंगे और कुछ अच्छे भी रहेंगे, कुछ इसमें से टफ भी रहेंगे। तो लेकिन आपको हर चीज़ लेके चलनी है। ईजी भी आपको आना चाहिए, वो तो ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप इजीली कर ही लेंगे। और जो टफ क्वेश्चन है उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप उसको भी बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इन। बताओ, अब ये आपसे पूछा है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा लास्ट ऑप्शन इज दिस माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा। थोड़ा सोचिए इस बारे में कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा देखो कि जैसे जब बॉडी फ्रीली फॉल गिरती है आपकी 1 सेकेंड में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, बताएं। ये चीज़ आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ रखी होगी इसके बारे में, फ्रीली फॉलिंग के बारे में, कि जब बॉडी फ्री फॉल होती है तो क्या उसकी वेलोसिटी होती है। तो फिलहाल इसका आंसर जो है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। देखो, जब भी बॉडी फ्री फॉल गिरती है तो इसका मतलब क्या है, वो आपको ग्रेविटी के अंदर है, और जो इसका एक्सेलरेशन जो होगा टुवर्ड्स ग्रेविटी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को इसका एक्सेलरेशन होगा। तो अगर जब इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बॉडी का नीचे की तरफ को इंक्रीज करता है, किस रेट से इंक्रीज करता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वजह से, तो वेलोसिटी विल बी इंक्रीज कितने मीटर 1 सेकेंड में, कितने उससे इंक्रीज करेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड से 1 सेकेंड में वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो इससे वो आपकी वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है। तो सॉरी आंसर विल बी फर्स्ट, मीटर पर सेकेंड। ये देखो यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मीटर पर सेकेंड इसमें आपका आंसर आएगा, क्योंकि देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो यूनिट है वो किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सेलरेशन में पढ़ा था। तो आंसर विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड इन द लास्ट सेकेंड। तो इसमें हमसे पूछ रहा है डिपेंड करता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे, या फिर उसके डिपेंड करता है आपकी वेट, डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन एयर वेलोसिटी, या फिर इज ऑलवेज सेम। तो बताएं कि इसमें से जब आपके पास जो आप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का फेंकते हैं ऊपर की तरफ को, तो उसका कितना रहेगा उसके लास्ट सेकेंड में। तो बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। सोचे, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है ये। तो मान लीजिए अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है आपने ऊपर की तरफ को फेंका, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई वो u हो गई, ठीक है। तो अब हम इसमें और मान लेते हैं कि n सेकंड में वो ऊपर पहुंचता है। हमें मालूम तो नहीं ना कितने सेकंड में ऊपर पहुंचता है। तो n सेकंड में अगर ऊपर पहुंचता है तो जो इसकी फर्स्ट, अगर मैं इसकी इक्वेशन में बनाऊँ, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन से इसकी इक्वेशन हो जाएगी u माइनस जी एन, क्योंकि एक तो फ्री फॉल का क्वेश्चन है तो एक की जगह g आ जाएगा और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, n सेकेंड हमने इसमें मान लिए हैं। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जो v होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जाके आपकी गाड़ी रुक जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, u विल बी इक्वल टू जी एन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से कितना डिस्टेंस कवर करता है एस एन टाइम पे, वो हो जाएगा आपका यू एन, कितना हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस हाफ ऑफ जी एन का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पे एस एन माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे। और जब आपने एस एन माइनस 1 की वैल्यू निकाल दी है, इसी तरीके से यहाँ पे एन की जगह आप एन माइनस 1 रख देंगे, सब जगह पे सेम ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हमें इसका जो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस हमें मिल जाएगा एस इज इक्वल्स टू क्या, एस एन माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो मिलेगा एस विल बी इक्वल टू जी बाय 2। जब हम इसको पूरा वैल्यू एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, वही वाला जो अभी आपको पहले मैंने भी आपको बताया, तो एस इज इक्वल टू जी बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो डिस्टेंस उसने कवर करी है, जो ऊपर जाता है, वो क्या रहेगा, हमेशा उसका सेम रहेगा। इन द लास्ट सेकेंड इज ऑलवेज सेम। तो आंसर नंबर डी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। तो इसके बाद आप सॉल्व भी करके देखिए, मैंने अभी आपको वैल्यू पुट करके नहीं दिखाई है, लेकिन आप एक बार खुद से उसकी वैल्यू पुट करिएगा, आपका यही सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो उसका जस्ट जैसा है वैसे ही आ रहा है। तो अपवर्ड लास्ट सेकेंड में जो आप फेंकते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसका डिस्टेंस इज ऑलवेज द सेम, ठीक हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 30th, ठीक है। 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि द टू कार्स A and B एक्सेलरेट इन द रेशियो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली। इफ दे बोथ एक्सेलरेट फॉर इक्वल टाइम, द रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी इज 2:3, 3:2। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। हमें एक्सेलरेशन मालूम है, a इक्वल्स टू v माइनस u ओवर d हमने यहाँ पे लिखा, और यहीं से तो हम इसको v माइनस u को हम डेल v भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ चेंज इन वेलोसिटी,
ठीक है। तो डेल V1 के बारे में अगर हम लिखें तो दैट विल बी A1 इंटू T1, और इसी तरीके इसको हमने ये हो गया फॉर कार A। इसी तरीके से V2 के लिए भी लिख सकते हैं डेल V2 इक्वल्स टू A2 और इंटू T2 हो जाएगा फॉर कार B। तो अब हमारे पास हमने निकालना है रेशियो ऑफ चेंज ऑफ देयर वेलोसिटी, तो V1 ओवर डेल V2 आ जाएगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, रुक जाओ। हाँ, तो डेल V1 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास डेल V2। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को हम जब पुट करते हैं तो आ जाएगा A1 T1 ओवर A2 T2। तो अब यहाँ पर से अब हम क्या देख पा रहे हैं कि फॉर इक्वल टाइम है, ठीक है। ये हमें दे रखा है साइड में ऑलरेडी, इफ़ दे बोथ एक्सेलरेट फॉर इक्वल टाइम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 और ये जो हो जाएगा, ये इन दोनों का एक्सेलरेशन जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की हमें वैल्यू दे रखी है 2/3 दे रखी है और टाइम बराबर है, तो वैल्यू पुट करेंगे। सो वी गेट डेल V1 ओवर डेल V2 इज इक्वल्स टू 2/3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। तो विल टेक इन ऑप्शन नंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 31 वाला है। A player completes a circular path of radius r in 40 seconds. At the end of 2 minutes 20 seconds, what will be the magnitude of his displacement? मेरे ख्याल से क्वेश्चन अभी हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। चलो उसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से किया है। अब एक बार पूरा मेथड से यहाँ पे हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो एक बार अब आपने एक बार पहले भी कर लिया है, तो अब एक बार इसको आप फिर से खुद से प्रैक्टिस करें कि आपको आया या नहीं आया। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कितना आ जाएगा, टोटल टाइम जो हो जाएगा आपका दैट विल बी इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड हमें यहाँ पे दे रखा है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, दैट विल बी 140 सेकेंड। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे पास है दूसरा, आपका एक राउंड में उसका टाइम लग रहा है 40 सेकेंड्स का। तो 1 राउंड इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड। तो इसी तरीके से एट द एंड ऑफ आपसे पूछा है 2 मिनट 20 सेकेंड क्या डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो नंबर ऑफ राउंड हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें कि वो कितना कवर कर रहा है। नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय हिम इन 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड्स में कितने राउंड पूरे कर रहा है, एक को 40 लग रहा है, तो हमने इसको डिवाइड करा। वी गेट 7/2 दैट इज़ 3.5। हमने वहाँ पे डायरेक्ट राउंड रख दिए थे, है ना। तो यहाँ पे आपको एक एक करके बताया गया कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ राउंड्स आपने निकालने हैं। तो यहाँ पे आपके आगे 3 तो पूरे हो गए और एक हाफ राउंड हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट, यानी ए से लेके बी तक का कितना जा रहा है। तो यहाँ से आर है, तो ए से लेके बी तक के जाने में जो उसका पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 2r। ठीक है, डायमीटर ए बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पाथ। तो इसका जो डायमीटर है दैट विल बी इक्वल टू 2r। तो ए बी की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। Now moving to the next question. A body thrown up vertically upward with a velocity u, if it covers maximum height h, and if air resistance is neglected, then h is given by. So we have to find the value of h. h की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, तो इसको देखते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाए और उसको सोचो फिर किस तरीके से आप इसकी हाइट को निकाल सकते हो। तो देखो फिर हम यहाँ पे हमें बता दिया है इन्हें, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया है, एच हाइट पे हमें फेंकना है। ठीक है, मतलब एच हाइट पे वो कवर कर रहा है, तो इसकी एच हाइट हमें बतानी है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हमें मालूम है ये इक्वेशन v² - u² = 2as। ठीक है, और ऊपर v जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपने यहाँ पे वैल्यू रखी। और a जो हो जाएगा माइनस का g, क्योंकि जब हम लेते हैं तो माइनस ही लेते हैं, ऊपर की तरफ को साइन कन्वेंशन हमने पढ़े हैं। तो u² = 2gh। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ गई u²/2g। बहुत ईजी था, तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर विल बी 1। Now the next question is, a car moving with a speed of 50 km/h can be stopped safely by applying the brakes। तो जब आपको बताया ब्रेक अप्लाई कर दिया था, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। एक हिंट आपके लिए है। ओवर अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, इफ इट मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 100 km/h, व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ स्टॉपिंग सेफली। 12 मीटर, 18 मीटर, 6 मीटर, 24 मीटर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए और इसको फटाफट से तुरंत सॉल्व करके अपना आंसर चेक कीजिए। तो चलो देखते हैं फिर। अब वो हमसे क्या बोल रहा था कि कार इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाते, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाया हमने। तो v² - u² = 2as। तो कार क्या कर रही है, स्टॉप कर रही है, तो v विल बी इक्वल टू 0। मैंने आपको हिंट दी थी इससे पहले। तो आप इन्हें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो s = क्या आ जाएगा, -u²/2a। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि s जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u² के।
तो इसका मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का हम यूज़ करेंगे तो S1/S2 इज इक्वल्स टू U1/U2 का होल स्क्वायर आपके पास आ गया। आप डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लीजिए। ऑन सॉल्विंग वी गेट S1/S2 इज इक्वल्स टू 1/4, यानी कि जो S1 है दैट विल बी इक्वल टू 4/S2। तो जब इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे आप डायरेक्ट अपनी वैल्यू पुट कर लीजिए। S1 आपको दे रखा है, S2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए बस। अब आप यहाँ पे पुट करना है S1 इज इक्वल्स टू 4 × 6 आपके पास जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 24 मीटर। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 4th। The next question, that is, consider the motion of a tip of the minute hand of a clock in 1 hour. Which of the following statement is wrong? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है कि एवरेज स्पीड जो है टिप की वो 0 होगी, या उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, या उसकी वेलोसिटी, या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा इसको सोच समझ के ही आंसर करिएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास आपका ये घड़ी है तो मिनट हैंड की जो ये है लेंथ है, इसको हमने आर मान लिया है। तो जो टोटल टाइम वो कंप्लीट करेगी 1 घंटे में, वो हो जाएगा आपका 2πr। यही डिस्टेंस वो कवर करेगी ना। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है वो 1 घंटे में हमने बात करी, तो इसका मतलब कितने सेकेंड्स हो जाएंगे आपके 3600 सेकेंड। ठीक है, तो इससे हम अगर 3600 सेकेंड अगर हम निकाल रहे हैं, तो अगर हम जब इसकी एवरेज स्पीड, सबसे पहला पॉइंट आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने डिस्टेंस, हमारे पास टाइम है, तो एवरेज स्पीड तो 0 नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी सॉल्व करके आएगी। डिस्टेंस है हमारे पास, टाइम है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू सॉल्व करके आएगी। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, दैट द एवरेज स्पीड ऑफ द टिप इज 0। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two trains with V1, V2 speed takes 3 seconds to pass one another when going in opposite direction, but takes only 2.5 seconds. If the speed of any one of it is increased by the 50%, the time would take to pass the other when going in the same direction with V1 and V2 speed in how much second? 10 second, 18 second, 15 seconds और 12 second। तो उसको थोड़ा सा आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार ही सॉल्व करके चेक कीजिए अपना आंसर कि आप सही जा रहे हैं या गलत। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से। अगर हम फर्स्ट केस मान लेते हैं, तो जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में पुट करना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाले में। तो 2x/v1 + v2 और टाइम उनको लग रहा है 3 सेकेंड इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और सेकेंड केस में जब व्हेन स्पीड ऑफ एनी वन ट्रेन इज इंक्रीज बाय 50%, जब 50% से उसको इंक्रीज कर देने हैं, तो यहाँ पे अब हम उसकी वैल्यू को पुट ऑन करेंगे तो वील गेट 2x/v1 + 3v2/2 इज इक्वल्स टू 2.5। यही हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको फिर से टाइम के बारे में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो वही फॉर्मूला आप लगा रहे हैं क्योंकि 50% आपने इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास 2.5 सेकेंड। अब वो ऑन सॉल्विंग जब हम इसको सॉल्व करते हैं, वी गेट v1 की वैल्यू हमें मिलती है 2x/5 और v2 की वैल्यू हमें मिलेगी 4x/5। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले सॉल्व कर रखा है, तो मुझे इसकी वैल्यूज़ पता है। आप लोग इसे खुद से सॉल्व करेंगे तभी आपकी v1 और v2 वैल्यू निकलेंगी। अब आता है तीसरा केस, जब ट्रेन क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू पास वन अनदर इज। अब यहाँ पे हम इसका टाइम निकाल के देखेंगे, तो इसमें हमने वैल्यू पुट करी टाइम वाले फॉर्मूले में, देन वी गेट t इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स। तो टोटल आंसर इज 15 सेकेंड। थर्ड वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। Now 36 question. A body starts from rest is accelerated uniformly for 30 seconds if x1 x2 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका x1 x2 आ जाएगा। ये जो है हमारे पास, ये x2 है, ये x3 है। तो इफ़ x1 x2 x3 आर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड द लास्ट 10 सेकेंड, देन द आपको निकालना है x1 रेशियो x2 रेशियो x3। तो सबसे इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बहुत जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हिंट आपके लिए ये है कि फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। s इज इक्वल्स टू ut + हाफ ऑफ at²। ट्राई करिए और फिर चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत। तो मेरे ख्याल से वो आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखिए कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। इसमें फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव s इज इक्वल्स टू ut + हाफ ऑफ
80 स्क्वायर और s जो है यहाँ पे x है और u है जो है आपका 0 है। तो आप इसको हर अलग अलग केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए अलग चेक करेंगे, सेकंड केस के लिए अलग चेक करेंगे और थर्ड के लिए अलग। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू u आपका 0 है तो 0 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ a इंटू जो आपको 10 सेकेंड दे रखे हैं इसका स्क्वायर अगर हम यहाँ पे कर दे तो वी गेट 50a हमें यहाँ पे मिल जाएगा पहले केस में। फिर इसी तरीके से दूसरे के लिए चेक करेंगे तो x2 इज इक्वल्स टू सेम यही चीज़ आपने करनी है। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए बात कर रहा है तो 10 + 10 विल बी 20 हो जाएगा और 20 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पे पूरा निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 150a। इसी तरीके से अब हम थर्ड वाला निकालेंगे। थर्ड वाले के 10 10 10 यानी 30 और उसके आगे माइनस कर देंगे उसके नेक्स्ट वाले से 20 से, तो 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 250a। ठीक है, तो यानी कि अब हम जब इसका रेशियो निकालते हैं वी गेट x1 रेशियो x2 रेशियो x3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, तो पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, पहला है 50a, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 50a, फिर दूसरा है आपके पास यहाँ पे 150a, फिर हमने वो पुट करा, फिर यहाँ पे 250a। ठीक है, अब एक ही टेबल से चले जाते हैं, 0 से 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट 1 रेशियो 5 3 15 एंड 5 5 25। ठीक है, तो 1 रेशियो 3 रेशियो 5, दैट मीन्स द थर्ड आंसर इज करेक्ट। Now the next question is, a car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration. बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन शायद ही कोई अभी तक आया हो। a इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर टी है, साफ साफ आपको v मिला है, u मिला है, t मिला है, बस जो है आपको ये क्वांटिटीज़ चेंज करनी है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत। तो कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। तो सबसे ईजी है, इसमें आपको दे रखा है 18 km per hour, u इज इक्वल्स टू 18 km per hour और इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो देन वी गेट 5 मीटर पर सेकंड। सबको आता है ना चेंज करना, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं आता है तो 36 km per hour को चेंज कर 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब v है हमारे पास, u है और t हमें 5 सेकंड दे रखा है। डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है जैसे मैंने आपको कहा था, आप हमें वैल्यू पुट करिए 10 - 5 और 5 का 5, तो यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now the next question is, v square s graph of a moving body is shown in the figure. Which of the following is not true? सबसे पहला है motion is uniformly accelerated. Corresponding ST graph will be parabola. Third है initial velocity of a particle is 0 और velocity is time varying. ठीक है, तो इसका मतलब देखो एक्सेलरेशन तो उसमें हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम ये पैराबोला के बारे में जो एस टी ग्राफ है इसका अभी हम एस टी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो पैराबोला होगा या नहीं होगा फिर चेक करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इज टाइम वेरिंग, ये हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ, सही है ये पॉइंट। और सेकंड वाला भी चेक करेंगे। तीसरे वाले के बारे में बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, जैसे हमने देखा ये v स्क्वायर ओवर s का ग्राफ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो जब हम बना रहे हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू ms प्लस c, यानी कि जब भी आप कुछ बनाते हैं तो क्या होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ होता है। ठीक है, तो अगर s इज इक्वल्स टू 0 तो v कांट भी 0, अगर डिस्टेंस 0 तो वेलोसिटी जरूरी नहीं कि 0 हो जाए। ठीक है, डिस्टेंस 0 है, वो वहाँ पे नहीं मूव कर रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हेंस द बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, तो इसका मतलब जो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो है तीसरा वाला, दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, this is a passenger in a moving bus tosses a coin which falls behind him. It means that the motion of the bus is, ठीक है, अब आपसे बोल रहा है इसमें मोशन कैसा होगा बस का, आप बताएंगे कि यूनिफॉर्म है, रिटार्डेड है, एक्सेलरेटेड है या सर्कुलर मोशन है। सोचो और बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा आपका। उसने क्या करा है, मूविंग बस पे एक कॉइन को उछाला है जो कि उसके पीछे गिरता है, तो इसका मतलब बस का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, रिटार्ड कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है या फिर सर्कुलर। देखो यूनिफॉर्म के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे सकते कि किस तरीके से। रिटार्ड वो बिल्कुल नहीं कर रहा है क्योंकि वेलोसिटीज वहाँ डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऐसा में कुछ नहीं कहा। उसने कहा बस एक चल रही है। ठीक है, और मोशन के बारे में भी कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया कि वो गोल जा रही है या कैसे जा रही है। हमसे सिर्फ इतना बोला है कि बस में उसने क्या करा है, कॉइन को छाला है, तो इसका मतलब बस क्या कर रही है, उसका एक्सेलरेट कर रही है, तो दैट मीन्स द मोशन ऑफ द बस इज एक्सेलरेटेड। ठीक हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द 48th क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
इज शोन इन द फिगर। ये रहा, आपको दिखा रखा है डायग्राम में, देखे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन 3 सेकेंड। तो हमें निकालना है कि 3 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो आप देखें इसको किस तरीके से आप कर सकते हो। ग्राफ का क्वेश्चन भी है और बहुत ईजी भी है। आपको लग रहा होगा बहुत टफ सा क्वेश्चन है, बट बहुत थोड़ा सा सोचने वाली बात है इसको हमें किस तरीके से करना है, वरना अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अब हमने एक चीज़ पढ़ी है दैट द एरिया अंडर वी टी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है ना। ये वी का ग्राफ है, ये टी का ग्राफ है, तो इसके अंदर की जो बात बताएगा वो क्या बताएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेगा। तो वो, और यहाँ पे जो मोशन हम देख पा रहे हैं कि कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो इसका मतलब, तो एरिया अगर हम इसके ग्राफ के अंदर निकालें तो एरिया अंडर दिस ग्राफ, आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। इस ग्राफ के अंदर आपको क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। और जो आपके डिस्टेंस है वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी बेस 0 से लेकर 3 तक का है, इसका बेस है तो हाफ इंटू 3। और हाइट आप देखो यहाँ से यहाँ कहाँ तक गया है, वो 30 तक का हाइट में गया हुआ है। तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया, तो 2 से इतना आगे 15 और 15 3 सा 45 मीटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड वाला 45 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमने निकाला। और यहाँ पे कुछ वी यू नहीं चाहिए, हमें बस इतना पता है कि जब हमने ग्राफ पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था जो उसके अंदर का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। और यही दिमाग आपको यहाँ पे लगा के अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग along a straight line on a long table is given in the figure. Then force exerted by the table on T the ball on the ball to bring it at rest. ठीक है, अब आपको यहाँ पे निकालना है जो फोर्स निकालना है, और हमारे पास फोर्स के लिए जो वैल्यू होती है F = ma। तो आपको ग्राफ का यूज़ करना है इसमें। देखो ग्राफ को अच्छे से देखो, ढंग से देखो, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो करिए आप लोगों ने कुछ कोशिश। देखो मास हमें कितना दे रखा है, 20 ग्राम हमें यहाँ पे मास दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको केजी में चेंज कर लेंगे तो 0.02 kg हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, यू के बारे में हम देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इनिशियली ये 0 है। तो यू का वैल्यू विल बी, रुक जाओ एक, हाँ, तो यू जो हो जाएगा आपका 20 सेंटी, सॉरी यू 0 नहीं है, यहाँ पे से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, हमारी बॉडी तो रिटार्ड करिए, सॉरी। तो यू विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ से आते आते वो रुक गया है, तो आते आते रुक गया है, तो वी विल बी इक्वल टू 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट है। ठीक है, तो सब हमने ग्राफ से देख करके अपनी वैल्यूज़ को ले लिया है। अब हमें पता है यहाँ पर टाइम कितना ले रहा है, वो आपका 10 - 0 सेकेंड हो जाएगा। दैट मीन्स 10 सेकेंड टोटल ले रहा है। अगर आप यहाँ से गिनेंगे इसको तो 10 आएगा। ठीक है, एक सेकंड का है, आपको साफ साफ लिखा है समय सेकंड में। तो F = m × a, डायरेक्ट अपने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, 0.02 × 10 V - u/t होता है। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे रखा, a एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे दे रखा है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट पहले फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, या फिर आपके पास वैल्यू है तो वैल्यू से पुट कर सकते हो। तो V - u/t 0.02, और v की वैल्यू हमारे पास 0 है और u की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो इसको हम यहाँ पे रखने हैं, तो आपका आंसर क्या आ रहा है पूरा, -0.004। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये नेगेटिव फोर्स में आएगा, -0.4। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, -4 × 10⁻⁴। Now the next question is the value of acceleration due to gravity on the earth will be maximum at। ठीक है, आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों का पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है। तो जो मैक्सिमम होता है दैट इज एट द पोल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका नेक्स्ट आंसर है पोल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट है, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट moving on a constant external force F is applied on it. The force F is applied for time t = 0 to time t = T. Which of the following graph represent the variation of the speed of the body with time t? तो बताया इसमें से कौन सा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। आपने बहुत सारे ग्राफ पढ़ लिए हैं, आपके हिसाब में इसमें कौन सा ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ कुछ इस तरीके जा रहा है और कुछ इस तरीके जा रहा है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट जा रहा है फिर कांस्टेंट हो जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन द स्पीड। स्पीड में जो वेरिएशन मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपका इस पे कुछ और है, इस वाले में कुछ और है, इस वाले में कुछ और है, इस वाले में कुछ, क्योंकि रिटार्ड का ग्राफ है ना, दिस इज द रिटार्डेशन का ग्राफ है। और यहाँ पे फिर आपकी बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है, कांस्टेंट है, तो वेरिएशन कुछ नहीं आया, तो आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1, दैट कवर्ड इन द
नेक्स्ट 10 सेकेंड इज S2 देन। तो हमें बताना है कि यहाँ पे S2 और S1 के बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या रिलेशन है इसके बीच में। ठीक है, सॉल्व करो पहले खुद से, नहीं आ रहा है तो आगे चेक करो, और जिसने सॉल्व कर लिया है वो अब आगे देखो कि वो उसने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, वैसे सही गलत की तो कोई बात ही नहीं है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अगर आपका आंसर सही आ गया तो ठीक है, और नहीं आया है तो फिर कुछ आप कहीं गलत जा रहे हैं। तो देखिए कि किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो आपने सॉल्व करके एक बार देख लिया होगा, दोबारा से पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट होगा तो u विल बी इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज़ कर रहे हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, तो u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, और जो s है वो आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हम इसमें करते हैं आगे को, देखो लेट a इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, हम मान ले रहे हैं कि a की वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन दे रही है। तो फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए हम सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाता है S1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, और t की जगह 10 सेकेंड रख दिया तो 10 का स्क्वायर आ गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 10 जो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आप लिख देंगे। ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, तो एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड के बारे में बात कर रहा है, तो यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका S2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। अब जो 10 सेकेंड में जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल मानी जाएगी। ठीक है, उसके लिए तो इनिशियल है ना, वो जो पहले वाले की फाइनल थी वो दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि वहीं से आगे को बढ़ रहा है ना। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। तो अब हम यहाँ पे रख रहे हैं v इज इक्वल्स टू 10a, और नाउ दिस v इज इनिशियली, मतलब ये क्या हो गया, अभी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा S2 के लिए। ठीक है, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी पहले वाले की है वो दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगी। तो S2 करने के लिए v जो हो जाएगा वो इनिशियल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे S2 के जगह इसको रखेंगे, तो 10a प्लस हाफ ऑफ a इंटू 10 का a स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, तो S2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से सीधा सीधा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऑन सॉल्विंग वी गेट, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 4 ऑफ S1। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4th। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, हम इसको S4 लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में तो 4 ही मेंशन था, यहाँ पे तो हो जाएगा आपका S2 इज इक्वल टू 4 ऑफ S1। सो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। Now see the next question. The velocity time graph of motion of two car A and B shown in the figure. Choose the correct statement. पहले आप देख लो दोनों का, कार A कहाँ पर है, कार B का क्या ग्राफ आपको दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। एक्सेलरेशन ऑफ टू कार आर इक्वल टू ईच अदर एट टाइम t इज इक्वल्स टू t0। t और t0 पे बराबर है, कैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ हो रहा है। फिर एक्सेलरेशन ऑफ टू कार आर इक्वल टू ईच अदर एट एन इंस्टेंट ग्रेटर देन t0। फिर तीसरा है एक्सेलरेशन ऑफ टू कार्स आर इक्वल टू ईच अदर एट एन इंस्टेंट अर्लियर देन t0। और चौथा ऑप्शन है नो इंस्टेंट इन द इंटरवल 0 लेस देन t और t0 द टू एक्सेलरेशन आर इक्वल। तो बताइए इसमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका एक स्लोप निकाल के दिखाऊँ आपको इस पॉइंट पे, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इन दोनों का स्लोप निकाल के देखेंगे, ठीक है, दोनों ही ग्राफ का जब आप स्लोप निकालने हैं, यानी इंस्टेंट टाइम मैंने मान लिया इसको t डैश, एक कोई टाइम हमने मान लिया है, तो दोनों ही ग्राफ का इंस्टेंट टाइम t डैश इज सेम, दोनों का जब आप स्लोप निकालेंगे वो सेम आएगा बिफोर टाइम t0। ठीक है, तो इसका मतलब ये, और इसमें सब सही है, मतलब सब बाकी सारे स्टेटमेंट हम देख पा रहे हैं कि गलत है। और एक यही बात सही है कि जब आप उसका स्लोप निकालते हैं तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो दोनों ही कार का है, क्योंकि स्लोप मतलब क्या हो गया, v और d का जो स्लोप होता है वो a ही बताता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दोनों ही कार का इक्वल है टू ईच अदर एट एन इंस्टेंट ग्रेटर देन t0, यानी कि t डैश टाइम पे जो अभी आप स्लोप निकालोगे दोनों ही ग्राफ का वो सेम आएगा बिफोर द टाइम t0। तो वही बात बोल रहा है वो, तो इसका आंसर विल बी सेकेंड वाला। ठीक हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस 46 क्वेश्चन। दिस says that the velocity time graph of an object moving along a straight line is shown in the figure। ठीक है, आपको देखो डायग्राम में दिखा रखा है, तो आपको बताना है कि कौन सा वाला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को बताता है। इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फिर फोर्थ वाला, इनमें से कौन सा आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है।
थोड़ा सा सोचो, इसको अच्छे से चेक करो और फिर देखो कि इनमें से कौन सा वाला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को आपके बारे में बता। ये हमें वी और टी का ग्राफ दिया और हमें बताना है ए और टी का ग्राफ इनमें से किस वाले का करेक्ट आएगा। तो चलो देखते हैं कि इसके लिए कौन सा वाला ग्राफ आएगा। पहले ग्राफ में हम अगर बात करें तो टी 0 से 1 तक का वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है लीनियरली। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज़ कर रही है, तो इसका मतलब ए जो है वो पॉजिटिव है और क्या हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। फिर 1 से 2 पे जब हम देख रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर टी इज इक्वल्स टू 2 to 3 वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज़ कर रही है, वही डिक्रीज़ कर रही है, तो ए नेगेटिव है और कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहीं पे इसको इससे चेक करते हैं। इनका इसने जो ग्राफ बनाया है वो ए और टी के लिए कुछ इस तरीके से बनाया है। पहले वाले में जब आपका फर्स्ट केस में जा रहा है टाइम टी 0 से 1 पे जा रहा है, तो आपको क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रही है लीनियरली और ए पॉजिटिव है। दूसरे वाले केस में यहाँ पे 1 से लेके 2 पे जो है वो ए 0 है क्योंकि कांस्टेंट है। फिर उसके बाद डिक्रीज़ वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, इसलिए नीचे की तरफ को ग्राफ आपको बनाया हुआ। तो इसी को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो, जब 0 से 1 में जा रहा है तो इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक्सेलरेशन। फिर 1 से 2 में जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, आपको कांस्टेंट हो रहा है। फिर 2 से 3 में आ रहा है तो रिटार्ड कर रहा है। तो यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम मिल रहे हैं ना। ये वी और टी का ग्राफ है और ये ए और टी का, तो दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल जस्ट सिमिलर है। तो आंसर विल बी ए करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि आप दूसरे में देख लें तो ये ए और टी का ग्राफ है और ये है आपका इसका, ये वी और टी का, तो ये सेम तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर दूसरा इसमें ए क्या कर रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, तो हर बार कांस्टेंट नहीं जा रहा, क्योंकि वी और टी कभी इंक्रीज़ कर रहा है, कभी डिक्रीज़ कर रहा है और कहीं पे कांस्टेंट हो रहा है। और चौथा वाला आपको इसी तरीके से दिखाया हुआ है कि 0 से 1 में आपका जा रहा है, फिर यहाँ पे से फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था, थर्ड, ये भी हो सकता था आपका आंसर, बट इसमें क्या हो रहा है कि ये रिटार्ड कर रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए था, रिटार्डेशन करना चाहिए था। लेकिन क्या कर रहा है, ग्राफ आपका इंक्रीज़ कर रहा है। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, सेकेंड नहीं है, थर्ड नहीं है और फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रहा ग्राफ का क्वेश्चन। ग्राफ के क्वेश्चन सबसे ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि किस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball released from the rest at time t is equals to 0 hits the ground. It rebounded elastically with a velocity of 5 meter per second and reaches at the top t is equals to 1.5 second पे पहुंचता है. So what is the net displacement of the ball from its initial position after 1.5 second? ठीक है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ही को हमें निकालना होगा। तो फिर से आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए। अब तो लास्ट की तरफ को जा रहे हैं, अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल्स के आपको सारे फॉर्मूलेज आपको मालूम है। आपसे बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा। बस थोड़ा सा दिमाग, इस क्वेश्चन को जिस तरीके से लिखा हुआ है पहले उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, उसके माइंड में अपनी पिक्चर बनाओ कि यार ये ऐसा हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है ऐसा हो रहा है, तो अब हमें ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से आप सॉल्व करने की एक बार खुद से फटाफट से ट्राई कीजिए, फिर देखो कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सपोज़ ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से आपने ऊपर को तरफ को फेंका। ठीक है, ये ए और बी पॉइंट हमने मान लिया और फिर ये है आपका सी डी है पॉइंट। ठीक है, रिबाउंड जब हो रहा है तो ये हो गया हमारे पास सी से डी पर, तो ये होगी आपकी अलग डिस्टेंस है S2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी S1 होगी। तो ये T इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब पहुँचता है तो स्टॉप हो जाता है, तो T इक्वल टू 0 हो गया और इनिशियल वेलोसिटी भी आपकी नीचे से 0 है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसी तरीके से और दूसरा वाला ये दे रखा है यहाँ पे टी जो हो जाएगा इसके लिए 1.5 सेकेंड हो जाएगा कि यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है और वेलोसिटी जो है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक बार S1 के लिए निकालेंगे फिर S2 निकालते हैं। सबसे पहले फॉर C2D, सबसे पहला वाला आ जाएगा, पहले आप C2D के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, U इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड हमें दे रखा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें दे रखा है। ठीक है, S2 हम यहाँ से हम निकाल लेंगे इजीली क्योंकि V जो है आपका 0 है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में थर्ड इक्वेशन मोशन में पुट कीजिए, तो यहाँ से हमें S2 निकल के आ जाएगा 5/4। ठीक है, ये हो गया पहली इक्वेशन, हमने इसको मान लिया। ठीक, नाउ अब हमारे पास क्या है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो V की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा और जब हम इसको यहाँ पे T जो है T2 टाइम के लिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो 5 माइनस A जो हो जाएगा 10 हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, 10 ऑलरेडी, मतलब समझो हमें यहाँ पे G इक्वल टू 10 मानना है, तो वही वाला 10 है ये। तो 10 इंटू T2, T की जगह क्या आ जाएगा, T2 आ गया। तो T2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड। ठीक, तो उसके बाद
अब यहाँ पे टोटल टाइम जब हम ऐड करेंगे, T1 हमारे पास क्या था 1.5 था, और T2 जब टोटल टाइम जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास T1 निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे से हमने T1 निकाला, तो दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 है, 1.5 से यानी कि क्या आ जाएगा 1 सेकेंड। तो अब हमारे पास T1 है, सब कुछ है। अब हमें निकालना है यहाँ से नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू D। वो A से लेके ये था ना आपके पास, कुछ इस तरीके से था कि A से D, ये A है, ये B था, ये C है, सॉरी ये C है और ये D है। तो A से D तक की जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके लिए S1 S2 तो है हमारे पास, S2 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, अभी 5/4 आपके आंसर में आ रखी थी। अब हम S1 के लिए काम करेंगे। तो फॉर A टू B जब S1 आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A टू B से A से लेके B पे S1 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। तो S1 इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने वैल्यू पुट करी, UT है, U तो जो हो गया आपका डायरेक्टली 0 है, A को हमने G के बराबर लिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी वैल्यू हो जाएगी, T हमारे पास 10 सेकेंड है। तो आप इसको वैल्यू सीधा G और 1 को पुट करेंगे तो S1 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी 5 मीटर। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, S1 माइनस S2 कर देंगे, और S हमारे पास 5, S1 जो है 5 है और दूसरा वाला है हमारे पास 5/4। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो वी गेट 15/4, और 15/4 को आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो यू विल बी गेटिंग 4 3 12 हो जाता है, तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर। तो इसका मतलब कि आपका आंसर जो है इसमें से सेकेंड वाला आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द 47th क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज व्हेन अ बॉडी फ्रीली फॉल्स from a tower and travels a distance of 40 meter in the last 2 seconds, then the height of tower is। ठीक है, इसका मैंने आपको इक्वेशन लिखाया था SN करके, जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे तो उसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि लास्ट सेकंड्स में जैसे हमको निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। फटाफट से देखो एक बार ये फॉर्मूला क्या है और उसको खुद से एक बार सॉल्व करने की ट्राई करो। तो चलो आई होप हमने ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। लेट हम यहाँ पे मान ले रहे हैं, लेट जो हाइट है उसको हमने h हाइट पे मान लिया, जो टावर है वो आपका h हाइट पे है, तो h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस जो है वो h है, U 0 है, वहाँ पे बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, तो h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GT स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है लास्ट 2 सेकेंड्स पे, तो ये तो t सेकेंड में हुआ है। अब t-2 सेकेंड पे हमें निकालना है कि कितने डिस्टेंस उसका होगा, कितना उसका हाइट होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अरे यार क्या आ जा रहा है। ठीक है, h डैश इज इक्वल्स टू, मान लीजिए वहाँ पे h डैश है से, तो हाफ ऑफ t-2, क्योंकि अब हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं t-2 के लिए कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हमने जैसे पहले के लिखा था h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GT स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ t-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेट थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है कंप्यूटर। चलो ठीक है, नाउ देखो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितनी डिस्टेंस, अरे अगेन इट इज डिस्टर्बिंग, वेट चलो नीचे से लिख, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू कितना, उसने लास्ट 2 सेकेंड में हमसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तो विल बी राइटिंग दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट 2 सेकेंड्स h माइनस h डैश। डायरेक्ट अब यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, तो h की वैल्यू है हमारे पास, ये आपके पास h की वैल्यू है, ये आपके पास h डैश की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ GT का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ G, और यहाँ पे t-2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से इसको खोला है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो वी गेट 2g। पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें h माइनस h डैश की वैल्यू मिल रही है 2g t-1। ठीक है, मतलब पूरी क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व कर दिया है, अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर हमसे क्योंकि डिस्टेंस पूछी है ना, तो कितनी उसकी डिस्टेंस निकल के आएगी। ठीक, तो चलो देखते हैं कि क्या उसकी हाइट रहेगी। वैल्यू पुट करी तो ये रहा 40, इसको सीधा सीधा पुट कर दो, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आया। अब यहाँ से हमारे पास टाइम निकल गया है, तो h की वैल्यू आप हाफ ऑफ GT स्क्वायर में रखेंगे, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, एन 3 9 हो जाएगा, 2 5 10 और 9 5 45। तो इसका मतलब कि आंसर आ जाएगा हाइट विल बी इक्वल टू 45 मीटर, दैट मीन्स द आंसर नंबर 2। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2। So now the second last question,
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इट इज दिस से टू इंडिकेट द डायरेक्शन अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस इसकी वो डेफिनेशन इसमें इन्होंने बहुत घुमा के जैसा लिख दिया है कि इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होना मैग्नीट्यूड के साथ साथ ज़रूरी है। और ये किसकी डेफिनेशन हुआ करती थी, जब आप एक स्केलर और एक वेक्टर ऐसी क्वांटिटी पढ़ते थे तो उसमें यही होता था कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। वो क्वांटिटी कहलाई जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जरा देखें। स्पीड है, पाथ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, टेम्परेचर है। तो स्पीड में आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। पाथ लेंथ को यानी कि डिस्टेंस हो गया, पाथ लेंथ क्या हो गया, अभी डिस्टेंस होगी, इसमें भी कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट, यस डिस्प्लेसमेंट में जरूरी है। और चौथा आता है टेम्परेचर। तो द करेक्ट आंसर विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी इसमें, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, that is 4 cars PQRS are moving on a level road that their distance versus time graph is shown in the figure. Choose the correct statement. पहला है कार P is faster than S। अच्छा पहले आप देख लो कि कौन सा वाला कौन सा है। ठीक है, ये आ गया आपका PQRS। ठीक है, अलग अलग इसमें दे रखा है, इसमें से कौन सा वाला है। ठीक है, तो आप देखें कि कार P is faster than S, कार Q is slowest और कार S इज फास्टर देन कार R एंड कार इज स्लोएस्ट। ठीक है, तो अब R का अगर आप ग्राफ निकालेंगे, ये D और T का ग्राफ हमें दे रखा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो हर किसी की आप स्पीड निकाल के देखेंगे, आप इसका स्लोप निकाल के देखें, आप इसका स्लोप निकाल के देखें, इसका स्लोप निकाल के देखें, इसका स्लोप निकाल के देखें। तो जब आप इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है, तो वो उसका स्लोप आपको बताएगा कि किसकी स्पीड कितनी है। और जब आप इसकी स्पीड निकालेंगे तो स्पीड से हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर अगर देखो, क्योंकि सबसे कम स्लोप किसका आएगा, जैसे अगर आप देखें कि सबसे कम स्लोप, क्योंकि इसका आपके पास ये ग्राफ है, कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ है, ये रहा आपके पास P का है, यहाँ से आपके पास Q का है। ठीक है, तो आप इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप, किसका स्लोप सबसे ज़्यादा आएगा, P वाले का स्लोप क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, और Q वाले का कम आएगा। तो हमें चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो इसी तरीके से इस डायग्राम में भी है, PQRS में से सबसे कम जो स्लोप है वो किसका है, आपका Q का है। तो यानी कि इसका मतलब क्या आएगा, Q की स्पीड विल बी स्लोएस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज द कार Q इज स्लोएस्ट। तो आज हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस पूरे करे हैं। तो अगर आपने 50 के 50 क्वेश्चन बहुत सही किए हैं या फिर अपना स्कोर आप खुद से रिकॉर्ड भी कीजिएगा कि आपने कितना करेक्ट किया है और कितना आप में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितना आपको और करने चाहिए। आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रही हूँ। तो चाहे आप 9th में हैं या फिर 10th में, 9th में हैं, तो भी अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कीजिए। और अगर आप 10th में हैं और NTSC की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप लोग को फिर से एक बार देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे पूरे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं, सेशन पूरा कंप्लीट होता है। एंड तो इसी तरीके से मैंने आपके लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे और साथ साथ में NTSC रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते जाएंगे हम उतने उतने उनके पूरे करते जाएंगे। और साथ ही में आपको भी प्रैक्टिस करनी है, इससे आपको भी पता चलेगा कि आपने कितनी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रखी है। ठीक है, ये लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, जो भी है, लेकिन पढ़ाई तो हमें पूरी करनी ही है। ठीक है, और आपके डीपर आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाने के लिए CP क्लासेस है आपके लिए। तो यस स्टूडेंट, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल CP क्लासेस। ठीक है, जितने ज़्यादा इसको शेयर कर सको अपने फ्रेंड्स से, सबके लिए ही अच्छा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल CP क्लासेस। थैंक यू।